और चले कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आज हम लोग देखने वाले हैं और कैसे काम करता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है जी। और सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा क्लोजली हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सीएपीएम जो होता है वो एक मॉडल है जहां पे आप अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो सीएपीएम से जो रिजल्ट निकलता है वो क्या यूज करने के लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अच्छा, वो भी रिटर्न जो हम लोग करते हैं बेसिकली ये हम इक्विटीज वैल्यूएशन में यूज करते हैं सीएपीएम मॉडल, ठीक है। बोल रहा है कि द आइडिया इज द इन्वेस्टर डिमांड एंड एडिशनल एक्सपेक्टेड रिटर्न नोन एज द रिस्क प्रीमियम व्हेन ही आस्क्ड टू द करंट एडिशनल रिस्क अबव द रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। इसका मतलब ये सीधी बात ये है कि यहाँ पे जो बात होती है सीएपीएम में, हम बेसिकली अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशंस के मेथड्स को पढ़ते हैं हम, ठीक है जी। और कैसे पढ़ते हैं, तो पहले एक बार फार्मूला देख लीजिए, फिर आपको चीजें एकदम पानी की तरह साफ हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें जो फार्मूला होता है वो बोलता है जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब ये जो बंदा जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है ना, ये जो बंदा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो जैसे हम अगर इन्वेस्टर्स हैं तो मेरे कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाली चीजें हैं। तो बोलता है जी केई, केई में बोला जाता है कि आरएफ तो उसको मिलेगा, यानी रिस्क फ्री रिटर्न तो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये पैसा अगर मेरे यहाँ नहीं लगाता कहीं और भी लगाता तो उसको रिस्क फ्री रिटर्न मिलता। दैट इज कि ट्रेजरी बिल में अगर वो पैसे लगाए होता तो उसको वहां से पैसे, वहां से उसको रिटर्न मिलते, ठीक है। तो रिस्क फ्री रिटर्न तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ऐसा उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ नहीं लगाता तो कहीं और लगाता। इसके ऊपर से उसको क्या मिलेगा, इसके ऊपर से उसको मिलेगा कि प्रीमियम। तो प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा। वो समथिंग एक्स्ट्रा मतलब रिटर्न फ्रॉम द मार्केट माइनस आरएफ, यानी कि ये जो है ये प्रीमियम है, इसको रिस्क प्रीमियम के भी नाम से जानते हैं हम। यानी आप जब थ्योरी पढ़ते जाइएगा तो हो सकता है कि रिस्क प्रीमियम वर्ड लिखा रहे, आवाज कट हो रहा है। आप जब थ्योरी करते जाइएगा तो आपको हो सकेगा कि आपको लगेगा कि वर्ड रिस्क प्रीमियम लिखा हुआ है, तो रिस्क प्रीमियम का जो टेक्निकल मीनिंग होता है वो होता है आरएम माइनस आरएफ, ठीक है। आरएम का मतलब होता है रिस्क ऑफ मार्केट, आरएफ का मतलब होता है रिटर्न फ्रॉम द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि जनरली हम लोग एज्यूम करते हैं ट्रेजरी बिल का इन्वेस्टमेंट, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है जी बीटा से। अब ये सवाल होता है जी बीटा होता क्या, तो बीटा जो होता है वो आपके रिटर्न की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। बेटा बीटा बेसिकली आपके सेंसिटिविटी को मेजर करता है। बीटा बोलता है जी कि आपके शेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपके शेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इफ मार्केट में कोई चेंजेस आया, इफ मार्केट में कोई चेंज आया, यानी मार्केट अगर एक परसेंट से अप डाउन हुआ तो टेक्निकली आपके शेयर्स पे कितना परसेंट का फर्क पड़ रहा है, 1% का पड़ रहा है, -1 का पड़ रहा है, +1 का पड़ रहा है। यानी कि अगर ज्यादा फर्क पड़ रहा है, कम फर्क पड़ रहा है या सेम फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा फर्क पड़ रहा है इसका मतलब हमारा जो शेयर्स है वो बहुत अग्रेसिव है, यानी उसके जो रिस्क होंगे ज्यादा होंगे, ठीक है। यानी अगर जिस परसेंटेज में हमारे मार्केट का रिटर्न बढ़ा, अगर सेम परसेंटेज में अगर बढ़ रहा है और एक से ज्यादा की उसकी बीटा एक से ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि वो अग्रेसिव शेयर्स है, वहां पे पैसे वो शेयर्स जो है वो मार्केट से के एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। और जिसकी शेयर्स एक से, जिसकी बीटा एक से कम होती है उसके बारे में कहा जाता है जी डिफेंसिव स्टॉक्स है। यानी मार्केट अगर टूटेगा भी तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू उतना डाउन नहीं होगा कंपैरेटिवली। और 0-1 का मतलब जो सेम रेशियो में अगर चेंजेस आए तो फिर हम कह सकते हैं कि इसको मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूट्रल शेयर्स है, यानी इनडिफरेंस वाले डिसीजंस पे ये शेयर आते हैं, ये न्यूट्रल शेयर्स है, सिंपल सी बात है। तो ये तीनों भी हमको एग्जाम में पूछते हैं कि अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो क्या आप मीन करते हैं, बीटा 1 से कम है तो क्या मीन करते हैं, बीटा =1 है तो क्या मीन करते हैं। 3 सिचुएशन बनती है। तो रिस्क जो सीएपीएम का फॉर्मूला है वो बोलता है जी रिस्क फ्री रिटर्न, पहले बोलता है जी आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएफ मल्टीप्लाई बाय बीटा।
तो ये बेसिकली फार्मूला हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं और इसी फार्मूला के ऊपर हम लोग का सिक्योरिटी मार्केट लाइन भी इसी फार्मूला के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरा हम समझेंगे कि किस किस कारण से क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, आइए। तो सर मतलब अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो सर उसमें रिस्क कम होगा ना, मतलब एक अगर से अपन ज्यादा रिस्क। है इसका मतलब है कि वो अग्रेसिव है ना, यानी वो मार्केट के चेंज को ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है। यानी हाँ सर। आप उसको दे रहे हो 1 रुपया, वो 1.5 रुपए का सामान खरीद के ला दे रहा है। ओके, तो हमको उसमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी है, रिस्क भी है ना, क्योंकि अग्रेसिव रिस्क है। भी ज्यादा ही होगा फिर। हाँ सर, वही। अगर अगर मतलब अब आप ऐसे सोचो कि 1 रुपया उससे दिए तो 1.5 रुपए का सामान लेके चला आया। अब सोचो अगर 1 रुपया मांगे तो आपसे रिटर्न में 1.5 रुपया ले लेगा। अच्छा, क्योंकि नहीं सर, मैं हम वापस अब कंफ्यूज हो गई। नहीं, देखिए उसमें क्या है कि 1% का अगर आपने चेंज किया मार्केट में 1% प्लस चेंज हुआ, तो वो रिस्पॉन्स में आपको 1.5 का चेंज लाके दे देगा। यानी अगर वो शेयर 100 रुपए में डील कर रहा था तो शेयर की प्राइस 150 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये प्लस में चेंज हुआ तो। अगर बीटा माइनस में चेंज हुआ तो ये क्या होगा, ये 150% से कट जाएगा। यानी अब ये हो सकता है कि शेयर की प्राइस 60 रुपए आ जाएगी, क्योंकि जो इसका रिस्पॉन्स रेट है ना वो 1 से ज्यादा है। यानी बीटा अगर 1 से ऊपर है इसका मतलब बहुत एग्रेसिव है। अगर प्लस के यानी आप प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप बोलो जो मेरा 100 रुपए का एग्जिस्टिंग शेयर था उसकी वैल्यू वो 150 बना देगा, बिकॉज मार्केट में 1% का चेंजेस है। पर मार्केट में डाउनवर्ड भी तो होते हैं ना, तो मार्केट में अगर 1% नीचे आया ना तो 100 रुपया को फटाक से 60 रुपए में ला देगा। ओके। यानी वोलेटिलिटी ज्यादा है, यानी वो ज्यादा वोलेटाइल है। ओके सर, ओके। मतलब दोनों एंड पे, मतलब देने के साइड पे और लेने के साइड पे। हाँ सर, तो मतलब जितनी स्पीड से वो ऊपर जाएगा उतनी स्पीड से नीचे भी आ सकता है। डन, सेम। हम्म। ठीक है, तो रिस्क प्रीमियम के बारे में अभी हमने बात किया। तो रिस्क प्रीमियम क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो अभी हम आरएम बोल रहे थे, दैट इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। उसको हम रिस्क ऑफ मार्केट रिटर्न भी बोलते हैं। और साथ में बोला है ऑन एन इन्वेस्टमेंट एंड द रिस्क फ्री रेट, यानी दोनों के डिफरेंस जो है, यानी कि आरएम माइनस आरएफ, आर एम माइनस आरएफ जब करते हैं तो दोनों के जो डिफरेंस होते हैं उसका एक नाम रिस्क प्रीमियम भी होता है। एक नाम क्या होता है? रिस्क प्रीमियम भी उसका एक नाम होता है। ठीक है, तो ये हमने देखना था कि इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये एक आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने की टेक्निक्स है, जिसमें हम 3 चीजों के रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। एक तो रिस्क फ्री रिटर्न के, दूसरा रिस्क प्रीमियम के, और तीसरा बीटा के। तीनों की कंबाइंड चीजों को हम पढ़ते हैं। तो अभी बोलता है कि जी सीएपीएम प्रॉमिस करता है कि रिस्क प्रीमियम जो मिलेगा वो मिलेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू दी बीटा इन दी कॉम्पिटेटिव मार्केट। यानी जैसे जैसे बीटा चेंज होगा उसके रिस्पॉन्स में ही आपको रिस्क के प्रीमियम मिलते जाएंगे, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट है रिस्क प्रीमियम। ठीक है, अब आइए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभी हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था? केई देई का मतलब होता है रिटर्न, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं फ्रॉम दी कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, आरएफ का मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, जो कि मार्केट से आते हैं। बीटा जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ द कंपनीज होती है, इसको हम रिस्क, ये पूरा पूरा को जो हम कंबाइंड पढ़ रहे हैं इसको रिस्क प्रीमियम कंबाइंड में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आ रहा है जी, एक कंपनी है जिसमें 8% का आरएफ है, 1.5% का बीटा है, तो 1.5% से मल्टीप्लाई करूंगा। ये मार्केट की जो रिटर्न है केएम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मार्केट होता है, तो वो जो मार्केट के रिटर्न है वो 12 है। तो 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया तो 4 बचा। तो 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया जी? 1.5 से मल्टीप्लाई किया। तो 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आएगा, और 8 पहले से था। इसका मतलब जी
14 आपका क्या हो जाएगा, के ही हो जाएगा, यानी कि आपका रिक्वायर्ड या एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या रहेगा उस शेयर से, 14 रुपए का रहेगा। अब चेक करने के लिए कहा गया कि अगर बीटा 0 है तो आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं। बोला है कि अगर रिस्क फ्री रिटर्न, अगर बीटा 0 है तो बीटा अगर 0 है इसका मतलब यह है कि जिसको भी 0 से आप मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 बन जाता है। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वो एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न होगा। अगर बीटा जो होता है 1 है, इसका मतलब सिंपल ये है कि जितना माइनस होगा यानी 12 माइनस 8 होगा, 4 का प्रीमियम रहेगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 8 से ऐड कर दीजिए, यानी कि आपका के जो आएगा 12 आएगा। तो ये 3 सवाल आपके एग्जाम पे रह सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, अब हम एक, हाँ अब ये देखिए, ये जो 1 होता है ना, ये मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न है। तो यहां पे क्या होता है, बीटा 1 रहता है, इसका सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो यहाँ पे बन रहा है, ये एक्चुअल में दिखा रहा है जी यहाँ पे आरएफ है, यहां तक तो आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके ऊपर के जो बीच का रेशियो है, यानी कि ये आरएफ और आरएम के बीच का जो मसला है, जिसको हम रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, और बीटा से उस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको के ही निकलेगा। तो अभी आपको यहाँ पे उतना क्लियर नहीं समझ आ रहा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जो कि अपने बुक से है। अच्छा, ये एक सिंपल सा सवाल है, इसमें हमसे बोला जी सीएपीएम का फॉर्मूला यूज करके हमको बता दीजिए कितना का हमारा रिटर्न रहेगा। अब बोला है कि एक इन्वेस्टर्स को इवैल्यूएट करना है, उसके पास दिया हुआ है 1.8 बीटा दिया हुआ है, उसको दिया हुआ है मार्केट से जो रिटर्न है वो क्या है, 8% का है, दैट इज कॉल्ड द आरएम। साथ में दिया हुआ है कि आरएफ जो है, जो मार्केट से उसका आरएफ है, जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो 2 है। बोल रहा है बेस्ड ऑन द सीपीएम व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी हमसे ये पूछ रहा है जी हमको कैलकुलेट करके बता दीजिए कि कितना आएगा। तो देखिए 8 माइनस 2 कितना होता है, 6, 6 को आप 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 2 से ऐड कर दीजिए तो कितना आता है, 12.8। 12.8 आते हैं। 6 कम 6, 18 छक 108, हाँ 12.8, 12.8 आएगा। यानी हम आराम से कह सकते हैं जी 12.8% का हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है अंडर दी सीएपीएम मॉडल। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर बीटा 1 है, इसका मतलब क्या है, प्राइस जो है वो रिलेटिवली स्टेबल है।
ये कहीं पे समरी लिखा होगा शायद, बीटा 1 से ऊपर रहेगा तो कैसे करेंगे। आ जाइए पहले देखते हैं। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, इमाफेन छोड़ दें, बिजनेस रिस्क, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल रिस्क, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, टोटल रिस्क, ये आपने कर लिया है। फाइनेंशियल रिस्क, हेजिंग, आर्बिट्रेज, स्पेकुलेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सर आगे लिखा हुआ है CAPM के लास्ट, जो आपने लास्ट में कराया था वो मार्केट एंड बेटा वाले में। कहाँ पे बताएं? B18 वाला पेज नंबर पे, यानी कैपिटल असेट्स जहाँ पे CAPM आज चालू किया है सर, उसके अगले पेज पे, यानी लास्ट जहाँ पे छोड़ा था आपने वहां पे ऊपर जाने दीजिए सर, और जाने दीजिए। ये रहा। थैंक यू भाई। तो ये बीटा से बेस पे एक सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और वो सीधे सवाल आते हैं, वो मेरे को वही बताना था। तो देखिए बोलता है कि अगर बीटा 1 से ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि मोर वोलाटाइल है, यानी अग्रेसिव टाइप का है, यानी वो क्या है, सेंसिटिव ज्यादा है, ठीक है। अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि लेस सेंसिटिव है, लेस वोलाटाइल है, यानी उसकी रिस्पॉन्स जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। साथ में कुछ छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं कि मार्केट रिस्क और बीटा से क्या मतलब है। बोला है जी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर कंट्रीब्यूशन टू द रिस्क पोर्टफोलियो इज फंक्शंस बीटा। अच्छा, बीटा का जो मतलब होता है ये सेंसिटिविटी की, इट इज डिस्क्राइब्स द इन्वेस्टमेंट सेंसिटिविटी टू द मार्केट, यानी मार्केट के चेंजेस को जो रिस्पॉन्स करता है, और मार्केट के चेंजेस और रिस्पॉन्स की स्टडीज है वो कहलाती है बीटा। बोला जाता है कि ये क्वांटिटेटिव मेजर्स है, यानी मैथमेटिकल मेजर्स हैं, दैट गिवन द दैट measures of the volatility of a given investment relative to the market changes, यानी ये बीटा जो होता है वो क्या होता है, वोलेटिलिटी के मेजरमेंट की मैथमेटिकल मेजरमेंट है, ठीक है। तो बोलता है कि जो अमाउंट द एक्सपेक्ट एन इन्वेस्टर प्राइस टू चेंज, जितना क्या होता है, बीटा इंडिकेट द अमाउंट दैट इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड एन इन्वेस्टमेंट प्राइस टू चेंज ईच एडिशनल चेंज इन द मार्केट। मार्केट में 1 रुपए का भी चेंज हो रहा है तो उसमें क्या रिस्पॉन्स कर रहा है उसके बारे में बहुत होता है। तो यहाँ पे बोल रहे जी, अगर यूनाइटेड स्टेट की ट्रेजरी बिल है तो वहां पे बीटा 0 होती है, क्योंकि वहां पे रिटर्न फिक्स होते हैं, इट्स नॉट गेटिंग इफेक्टेड फ्रॉम द मार्केट चेंज। फिर बोला गया कि एवरेज केसेस में मार्केट के अंदर जो बीटा होता है वो हमेशा 1 माना जाता है, जो एवरेज बीटा ऑफ द मार्केट होता है, ठीक है। फिर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, जो ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब हाईली वोलेटाइल है, अग्रेसिव शेयर्स है, और लेस देन 1 है इसका मतलब वो डिफेंसिव शेयर है। मोर वोलेटाइल देन द ओवरऑल, द मार्केट बिलो इज द लेस वोलेटाइल। ये इसकी चीजें हैं, ये याद रखने की है। द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ वेल डाइवर्स पोर्टफोलियो जो होंगे वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेल डाइवर्सिफाइड portfolio is proportion to its beta. The diversified portfolio with a beta of 1 has half of the systematic risk of the portfolio विद अ बीटा ऑफ 2। इसका मतलब उसने कहने का कोशिश ये किया है कि अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं और उस पोर्टफोलियो पे अगर आपका बीटा 1 है और एक दूसरी पोर्टफोलियो है जिसका बीटा 2 है, इसका मतलब है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो लेस रिस्की है देन दी अदर पोर्टफोलियो विच हैविंग द 2 बीटा। और बीटा इज नथिंग, इट इज जस्ट अ स्टडी फॉर द सेंसिटिविटी, और उसको मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिव फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपके लेवल पे बीटा का कोई कैलकुलेशन तो नहीं आएगा एग्जाम पे, बट बीटा कैसे चेंज होता है वो मतलब बीटा कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लो एक इंडिया में तो आपको पता है कि बेसिकली दो स्टॉक एक्सचेंज काम करती है, ऐसे हर स्टेट में एक अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो सबसे कॉमन है बीएससी और दूसरा है एनएससी। एनएससी में ब्लू चिप शेयर्स होते हैं, जो टॉप 50 शेयर्स होते हैं वो सब उस पर काम करते होते हैं, और बीएससी में नॉर्मल कोई भी लिस्टेड शेयर काम करता है। तो देखा गया कि बीएससी अभी मान लो 40,000 पे चल रहा है, और सुबह में 40,000 पे है, और शाम दोपहर होते होते अगर ये 40,100 या 42,000 हो गया, चलो 42,000 40,200 हो गया, 40,200 हो गया, तो बीएससी में कितना परसेंट का चेंज हो गया जी? बीएससी में जो चेंज हुआ है वो हो गया जी 5% का चेंज हो गया।
0.5% का चेंज हुआ, ठीक है, 0.5% का ये चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन आपने कोई एक कंपनी की शेयर्स ली हुई थी मैक की, मैक का शेयर आपने 120 रुपए में लिया था, और मैक का शेयर जो है जब शेयर में जब ये सेंसेक्स बढ़ा तो ये 165 पे चला गया या 135 पे चला गया, ठीक है। तो अभी इसका जो चेंज है वो क्या है, 12.5 है। यानी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे कितना से चेंज हो रहा है, सिर्फ 5%, 0.5% से, और ये शेयर चेंज हो जा रहा है 12.5% से। इसका मतलब क्या है, ये शेयर्स जो है ये क्या है जी, वोलेटाइल ज्यादा है, ये क्या है, अग्रेसिव है, ये क्या है, अग्रेसिव है। अभी क्या है कि अगर आपने सारे इन्वेस्टमेंट इसमें रखे, ठीक है, तो जब मार्केट बढ़ेगा, जब सेंसेक्स अप होगा तो आपको फायदा लिख रहा है। लेकिन अपोजिट आप आ जाओ कि अगर सेंसेक्स आपने सुबह आपकी 40 पे स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब सुबह पे वो जब बंद हो रहा था वो वो आपको 39,500 में बंद हो गई, क्योंकि ज्यादा चेंज आपको पता है ना, एक दिन में अगर कितना 5 या 10% पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, मार्केट कितना चेंज पे सर्किट करता है, स्नेहल भाई कुछ आइडिया है क्या? नहीं सर, इससे दूर हूं मैं सर। 5% आई थिंक। हाँ 5 या 10% अगर एक दिन में ज्यादा, 5 या 10, आई एम नॉट करेक्ट विद द नंबर, बट वहां पे मार्केट सर्किट करता है। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट एक आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए ट्रेड को स्टॉप करता है, सारा ट्रांजेक्शन होल्ड कर दिया जाता है, और एक दिन में अगर 2 बार सर्किट हो जाता है तो फिर उस दिन का ट्रांजेक्शन को और नेक्स्ट दूसरा आवर्स में ट्रांजेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो बीएससी का ये अपना रूल है स्टॉक एक्सचेंज का। तो मान लो कि ये वोलेटाइल अगर ऐसे है, तो ये प्लस में आपको 0.5% का चेंजेस था तो 12% का आपको रिटर्न दे रहा था। अब आप उल्टा में सोच लीजिए कितना पे जाके रुकेगा, इट में भी ये 110 पे आ जाएगा, 190 और 50 पे आ जाएगा आई बिलीव, ठीक है। तो ये जब शेयर टूटेगा तो ये कितना पे, ये ज्यादा से टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी, यहाँ जो बीटा था वो काफी ज्यादा, काफी हाई बीटा था, तकरीबन 25% का बीटा था। बीटा का कैसे फॉर्मूला निकलेगा, बीटा जो होता है वो रिलेशन होता है मार्केट के चेंजेस, यानी कि बोलते हैं कि अगर ये 1 रुपए का, ये इतने का चेंज है मार्केट के हिसाब से, तो तकरीबन कितना परसेंट का चेंज है ये, 2500%, यानी 2500% टाइम वो चेंज हो रहा है। तो अगर इस पे अगर नहीं 25% नहीं, 2500 नहीं होगा, 25 टाइम कहलाएगा ये, 25 टाइम ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब जब ये शेयर्स आपका निगेटिव प्राइसिंग करेगा तो तकरीबन 31% से टूट जाएगा। इसका मतलब आपको सर ये 25 कैसे आया? मैं बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट रह गया सर वहां पे, परफेक्ट था वो, पॉइंट रह गया। नहीं 1 माइनस कर दे रहे ना, सॉरी 82.8 आएगा। ये 1 प्लस दिस, हाँ 82.5% पे आके मार्केट रुक जाएगा। मेरा शेयर्स का जब प्राइस टूटेगा तो वो 82.5% तक जाके टूट सकता है। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे काम हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने 40,000 पे सुबह पे ट्रेड किया 9 बजे, 9:55 में मार्केट खुलता है इंडिया का, सॉरी 8:55 में मार्केट, या 9:55 में खुलता है। 9:55 में मार्केट खुला, 9:55 में आपने देखा सेंसेक्स 40,000 पे ट्रेड कर रहा है। शाम होते होते 2 बजते 40,200 पे ट्रेड कर रहा है। तो आपने देखा मार्केट में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, तो आपने देखा कि जी 0.5% का इंक्रीज हुआ मार्केट में। अब आपने अपने शेयर्स जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा या जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे होंगे, तो वो मार्केट में आपने चेक किया तो सुबह 9 बजे वो 120 दिखा रहा था, और जिस वक्त मार्केट क्लोज हुआ उस वक्त वो 135 पे चला गया था। तो इसने कितना परसेंट का ट्रेड, कितना परसेंट का उसमें आपको ग्रोथ दिखा, 12.5% का। तो 12.5 और 0.5 के बीच में जो रिलेशन है वो 25 टाइम का रिलेशन है, क्योंकि अगर ये 1% से बढ़ता तो ये 50% से बढ़ गया होता,
ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हम टाइम्स ऑफ रिलेशन बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 25 टाइम्स मार्केट का, अगर मार्केट 1% से रिस्पॉन्स करता है तो ये 25% से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अब हमने चेक किया कि मार्केट अगर क्लोज होती, अगर मार्केट निगेटिव में आती, डाउनवर्ड फॉल होता, तो अगर मार्केट 1% 1.25 से अगर ये डाउनवर्ड फॉल हुआ, इसका मतलब इसका जो रिस्पॉन्स होगा प्राइस फॉल में वो 31% हो जाएगा। तो टेक्निकली हमको जब दूसरा रिवाइज प्राइस चेक करेंगे तो ये सिर्फ कितना दिखाएगा जी, ये सिर्फ 82 रुपया मेरे को मार्केट से कमा के देगा। तो ये शेयर्स हमारे लिए क्या है, एकदम अग्रेसिव है। और इस तरह के शेयर्स जो हैं आप इंट्राडे में तो कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में तो नहीं रख सकते, क्योंकि यू नेवर नो कि ये कहां से कहां लेके आपको चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टडी थी ना, ये बीटा के साथ जो रिस्पांस निकालने की स्टडी, इसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, और इसी को हम एक्चुअल में बीटा बोलते हैं। और बीटा का एप्लीकेशन आपने देख लिया, कैसे बीटा रिस्पांस करता है मार्केट चेंज के साथ। तो ये काफी जरूरी था ये वाला थ्योरी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, पहला वाला जो है ये रिस्क फ्री से स्टार्ट होता है, क्योंकि रिस्क फ्री में हमारा जो होता है क्या होता है जी, ये क्या होता है, मार्केट जो होता है हमारा जो रिस्क बीटा क्या होता है, 0 होता है। जब 1 पे आ जाएगा बीटा जो है, जैसे जैसे बढ़ेगा, तो जनरली क्या होता है कि अगर वो केई ऑलमोस्ट केसेस में आप देखिएगा, वो बोलता है जी केई जो है बराबर के, मतलब केई निकाल के बताइए, तो वहां पे देखिएगा आपने जब भी सॉल्यूशन देखा होगा वो 1 बीटा पे निकाल के दे देता है। ठीक है, तो वो एज्यूम किया जाता है कि हाँ, मतलब बीटा में कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि जनरल जो मार्केट और शेयर्स का बीटा होता है वो 1 होता है। यहाँ पे भी इसको बोल दिया है कि जनरली जो होता है, जो एवरेज बीटा जो होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछ दिया जी के ही बता दीजिए सिक्योरिटी मार्केट लाइन चेक करके, तो आप बता सकते हो जी 1% बीटा पे कैलकुलेट करके आप उनको बता दीजिएगा। तो 1% बीटा पे कैलकुलेट करने का मतलब, मान लीजिए कि ये 12 है और ये 8 है। ठीक है, तो आप उनको बोलिएगा जी 8 तो आपको मिलेगा ही, साथ में 8 और 4 के बीच में आपको 4 रुपए का मिलेगा, और बाकी जो है चूंकि 1 से मल्टीप्लायर है तो 1 का मल्टीप्लायर 1 ही रहता है, तो 8 + 4 यानी आपके शेयर्स की जो रिटर्न होगी वो 12% की होगी। अगर वो शेयर्स थोड़ा वोलाटाइल है, 12% अगर 1.5% से अगर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आप उनको बोलिएगा जी 8% तो आपको मिलता ही मिलता है, क्योंकि एज आरएफ मिलता है, लेकिन दोनों के बीच का जो गैप होता है ये मल्टीप्लाई बाय आपका जो टाइम 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई, अब 6 + 8 करना पड़ेगा। इसका मतलब आपका जो रिटर्न ऑफ शेयर्स होगा वो 14% हो जाएगा। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन में ये जो तीनों के जो इम्पैक्ट, कंबाइंड इम्पैक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क प्रीमियम इज द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ आरएफ, आरएम और बीटा। ये तीनों को जब मिला के पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड द रिस्क प्रीमियम। ठीक है, यहां पे सीधे बोल दिया, रिस्क प्रीमियम इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, तो ये इस तरह से आप आराम से अपने सवाल कर सकते हैं। तो आगे आइए जी, ऑल्टरनेटिव मेथड में ये कुछ बताता है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। ये पता नहीं इसमें होता क्या है, फ्रेंच फ्री फैक्टर, Parma Finch 3 model goes beyond 1 factor model, 2 factor model. Two class of the shares stocks. इस पे कोई हमारी स्टडी नहीं है तो आई कांट से एनीथिंग। ठीक है, और रही बात बिजनेस के रिस्क में, तो बिजनेस के रिस्क में आपने पीछे पढ़ लिया था कि बिजनेस के रिस्क में क्या होता है, कि बिजनेस के रिस्क कुछ इनहेरेंट होते हैं जो उनके ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं बिफोर द फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, कॉमन एग्जांपल क्या होते हैं ऑपरेशन रिस्क में, क्या हो सकते हैं, देखिए डिमांड, सप्लाई, सेल, इनपुट, आउटपुट, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, कॉस्ट फिक्स होगा या वेरिएबल होगा, दिस आर काइंड ऑफ रिस्क ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, उसके बाद बोला जी बिजनेस रिस्क रिमेन द सेम रिगार्डलेस हाउ द फर्म इज फाइनेंस। तो बिजनेस का रिस्क और फाइनेंस का रिस्क दो अलग अलग चीजें हैं। फाइनेंस का रिस्क इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस का रिस्क।
तो बिजनेस का रिस्क सेम ही रहेगा, आपके फाइनेंस के रिस्क से उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपने कर लिया हुआ है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में आप क्या करते हैं, आप अपने फिक्स कॉस्ट से मैक्सिमम रिजल्ट जनरेट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो यहाँ पर सीधे बोल रहा है कि बिजनेस रिस्क जो होता है कभी कभी DOL से चेक किया जाता है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज द मेजर ऑफ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम विद अफेक्ट द परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट। तो ये वाला आपने करा है परसेंटेज चेंज ऑफ EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ सेल्स। ये वाला भी फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। सम टाइम कभी कभी आपको ट्रिक करने के लिए ये भी फार्मूला दे कैन गिव यू, यानी मार्जिन चेंज कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय EBIT हम लोग का डॉल का फार्मूला ही होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का ये फार्मूला होता है। फाइनेंशियल रिस्क इज द रिस्क एसोसिएटेड व्हेन यू आर यूजिंग द डेट फाइनेंसिंग और प्रिफर्ड स्टॉक फाइनेंसिंग। इस तरह के करते हैं तो आपकी एक फाइनेंशियल रिस्क रहती है, ठीक है जी। इसमें हमको क्या देखना पड़ता है, डेट फाइनेंसिंग इंक्रीज द EBIT बट आफ्टर इंटरेस्ट। यहाँ पे अलोंग विद द EPS, यहाँ पे जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का। तो बोलता है कि नेट इनकम या EPS में क्या चेंजेस पड़ता है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इनहेरेंट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ये डेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड होते हैं। बस दोनों के बीच में जो टेक्निकल डिफरेंस है वो यही है, ठीक है। और डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज को हमने क्या पढ़ा था, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज यानी DCL बोल के हमने आपको पढ़ाया था जब हम सेक्शन A पढ़ा रहे थे। तो DCL में हमने ये फार्मूला को कट करके आपको बताया था, जिसमें हमने बताया था जी नेट चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स कर दीजिएगा तो आपका DCL निकल के आ जाएगा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज, ठीक है। फिर यहाँ पे सवाल है और यहाँ पे सवाल है, ठीक है। दो चीजें आपके पास आ गई हैं। अब हमको कमेंट करना है अगर कौन सी कंपनी क्या है बेटर है। तो यहाँ पे देखिए ये DCL जिसका जैसे जैसे DCL बढ़ता है वैसे वैसे हमने क्या बोला था जी कि आपके रिस्क बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट देखने हैं तो ये देख लें। तो इन्होंने कमेंट नहीं दिया है, जिसमें जब सबसे ज्यादा डिबेंचर्स होंगे वो सबसे ज्यादा रिस्की फॉर्म होता है। एक कमेंट कैसे दिया, अग्रेसिव कंजर्वेटिव हैज अ 10, अग्रेसिव हैज अ 20, डेट कम है, अग्रेसिव में डेट ज्यादा है। यस, अच्छा दोनों के सेल फिगर में फर्क है क्या, वेरिएबल कॉस्ट 300 है, वेरिएबल कॉस्ट 30-60%। अच्छा दोनों का पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। उसके बाद एग्जाम का एक ऐसे क्वेश्चन में भी आता है कि आप फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यह कॉमन तरीका है जिससे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो पहला तरीका होता है जी हेजिंग। हेजिंग क्या होता है कि अपने रिस्क के एक्सपोजर को आप कम कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द एक्सपोजर्स टू एडवर्स फ्लक्चुएशन इन द प्राइस, इंटरेस्ट रेट एंड दी फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो हेजिंग में क्या करना पड़ता है, आप कोई फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे जिसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उससे हम आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करके आप अपने आप को हेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि आप अपनी इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है हेजिंग का, इससे आप कंपनी के रिस्क को एलिमिनेट करते हैं। आगे आप फ्यूचर भी पढ़ेंगे, ऑप्शन भी पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल है कि कैसे कैसे एक कंपनी अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकती है, कैसे कैसे अपने रिस्क को
मैनेज कर सकती है। तो उसके एग्जांपल्स है, सबसे पहला एग्जांपल है जी हेजिंग। तो हेजिंग में क्या होता है, हेज मतलब बचाना, तो अपने आप को आप कैसे बचाइएगा, तो बोलता है कॉमन हेजिंग टेक्निक्स ये है कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर ले, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर ले या कॉल ऑप्शन कर ले, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन कर ले, कॉल और पुट ऑप्शन में चले जाए, दैट ट्रांसफर द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग प्राइस टू द अदर पार्टी और साइमल्टेनियस सेल और परचेज ऑफ द राइट ऑफ गुड्स और सर्विस एट द डिलीवरी एट द डिफरेंट डेट्स। तो आपके पास फ्यूचर के ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर कर ले, फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले, उसके बाद ऑप्शंस बाई या सेल कर ले, जो भी आपके पास सिचुएशन रहेगी उससे आप अपने रिस्क को बचा सकते हैं। अब हम आपको एक छोटा सा इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल क्या होता है, आपने बना लिया जी, आपकी बिस्किट की फैक्ट्री है, तो आपको क्या चाहिए, आपको राइस चाहिए, आपको गेहूं चाहिए, ठीक है। तो अपने गेहूं का आपको लगता है कि प्राइस अप डाउन हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे कि जिस वक्त कल्टीवेशन होता रहेगा या कल्टीवेशन के बाद आके आप एक बार अपना सर्वेयर को या कोई भी बंदा वैल्यूअर है उसको भेजिएगा किसान के खेत पे, चेक करके बोल देगा हाँ जी इसका लग रहा है कि इसकी यील्ड अच्छी आएगी, तो फिर आप वहां पे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उससे आपको क्या बचत हो जाएगी, एक तो आप सिक्योर्ड परचेज कर पाइएगा और सेकंड क्या होगा, अभी से प्राइस आपको पता रहेगा कि हमने कितने में अपना प्राइस रखा है। अब मार्केट में अगर प्राइस अप हो गया तो भी आपको कोई फर्क नहीं है, दिस इज द वे टू हेज योरसेल्फ, ठीक है। उसमें भी 2-3 तरह की चीजें होती हैं, बट एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कॉल या बाई ऑप्शन, कॉल बाई या सेल करके अपनी चीजों को बचा सकते हैं। एक आर्बिट्रेज क्या होता है, आर्बिट्रेज का जो हम रियल सिनेरियो ये समझते हैं कि एक बंदा है जो यूएई से पैसा उठाता है और इंडिया में पैसा लगा देता है, ठीक है। तो यूएई में जब पैसा उठाता है तो 4.5% पे उठाता है, इंडिया में जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो 6% में करता है, तो 2 रुपए का उसको क्या मिल जाता है जी, मार्जिन मिलता है। तो आर्बिट्रेज में आप भी वैसे ही करते हैं, वन टाइम में आप बाई और सेल दोनों करते हैं, ठीक है जी। तो बोलता है कि बट रियल इफेक्ट कुछ और होता है, बोलता है साइमल्टेनियसली परचेज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट वन मार्केट एंड सेल विद द अनदर इन द ऑब्जेक्टिव टू मेकिंग द प्रॉफिट ऑन द प्राइस डिफरेंस, ठीक है, एंड डिफरेंट मार्केट्स में होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट इनएफिशिएंसीज, या मार्केट वहां पे सप्लाई डिमांड नहीं है इसीलिए आप वहां पर से ये प्रॉफिट अर्न कर पाइएगा, दैट इज द राइट एग्जांपल ऑफ आर्बिट्रेज। कितना आदमी को देखिएगा यूएई से पैसा लगा के इंडिया में एफडी कर देता है, ठीक है, बट वहां पे एक सबसे बड़ा जो रिस्क है जिसको वो इग्नोर करता है वो क्या होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन रिस्क, ठीक है। अनस भाई आपने क्या किया, फिक्स्ड डिपॉजिट यू मीन? अरे यार यहाँ से यूएई से पैसा उठाते हैं तो यूएई में मान लो कि 4% पे पर्सनल लोन मिलता है, हाँ, और इंडिया में 6.5% यानी 6 दिरहम 50 फिल्स का ब्याज मिलता है, तो देयर इज अ 2.5% का वो होता है ना, मार्जिन होता है। तो कितना आदमी क्या करता है, मेनी पीपल्स व्हाट दे डू, यहाँ से लोन उठा के इंडिया में एफडी करवा देते हैं, सही बात है, बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, दे आर, वो उनको नुकसान हो जाता है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू द प्राइस फ्लक्चुएशन, क्योंकि इंडिया और यूएई का प्राइस लॉक इन नहीं है, इंडिया और यूएई का प्राइस लॉक इन नहीं है, ठीक है। तो ये जब कोई आपका दोस्त एडवाइस पूछेगा तो उनको बता दीजिएगा कि देख भाई अभी तेरे को 2% का बेनिफिट दिख रहा है, पर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग यू हैव टू थिंक अबाउट द प्राइस फ्लक्चुएशन एज वेल, ठीक है। और फिर एक और तरीका होता है मैच्योरिटी मैचिंग का। यहाँ पे क्या होता है, ये आप हेजिंग रिस्क, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी लायबिलिटी और एसेट को मैच्योरिटी में जो होता है वो क्या होता है, फाइनेंस शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट विद शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट विद लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो आपके जैसे प्रोजेक्ट होंगे उसकी जो फाइनेंसिंग के जो तरीके होते हैं दैट इज कॉल्ड द मैच्योरिटी मैचिंग, ठीक है। बोल रहा है द एग्जांपल ऑफ द मैच्योरिटी मैचिंग वुड इंक्लूड द company buying the equipment with the project with a useful life of 5 years and financing the project with debt having the 5 years of maturity। तो इसमें क्या होता है कि एसेट भी आ गया और साथ में रीपेमेंट भी आपने कर लिया, तो आपकी ये मैच्योरिटी मैचिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे आप अपने बिजनेस के रिस्क को हेज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है हेजिंग, दूसरा होता है आर्बिट्रेज, तीसरा होता है मैच्योरिटी मैचिंग। देयर इज अनदर वे ऑफ आल्सो स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का एग्जांपल क्या होता है
कि आपको लगता है कि मार्केट से आप ज्यादा कमा लीजिएगा, एक्सपेक्टेड करते हैं आप। स्पेकुलेशन इज टोटली लाइक आप एकदम गैम्बलिंग टाइप की कुछ चीजें कर रहे होंगे। तो इन्वॉल्व द रिस्क टेकिंग एंड बेटिंग, ये गैम्बलिंग का एग्जाम्पल्स इसमें याद रखिएगा, ठीक है। और आपको लगता है कि मार्केट कल जो है गिरेगा, तो यू आर स्पेकुलेटिंग, ठीक है। तो वहां पे क्या कीजिएगा, आप शॉर्ट सेल कर दीजिएगा। तो शॉर्ट सेल में क्या होगा कि आपको एक फिक्स प्राइस पे बेचने का ऑप्शन रहेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पेकुलेशन। पता नहीं आप लोग को मार्केट का ये लैंग्वेज पता है कि नहीं, शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल पता है क्या? हेलो, नहीं पता सर। नहीं मालूम। देखिए शॉर्ट सेल का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगला को बोले भाई देख हम 10 रुपए में तेरे को दे देंगे, बाबूराव आपटे की तरह, ठीक है भाई। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का 0 शेयर है आपके होल्डिंग में, 0 शेयर है, लेकिन अब आप स्पेकुलेट कर रहे हो कि कल सेंसेक्स जो है गिर जाएगा, 40,000 से 38,000 आ जाएगा। तो अगर सेंसेक्स गिरेगा तो ऑब्वियस ये बात है कि प्राइस हर चीज की गिरेगी, क्योंकि सबके साथ उसका रिलेशन है। तो आप सोच रहे हो कि रिलायंस भी कम से कम गिर के 1800 पे आ जाएगा, आपने शॉर्ट सेल कर दिया 1900 पे। आपने आज ही बोला देख भाई कल भाव गिरेगा, तू 1900 में ले सकता है अगर हमसे चाहे तो एक बंदा होगा जिसको बाई करने का होगा, वो जिसको रिस्क रहेगा कि प्राइस बढ़ेगा, देन ही कैन बाई इट फ्रॉम यू। तो आपने क्या किया, शॉर्ट सेलिंग किया विद 0 इन्वेस्टमेंट, विद 0 शेयर्स, ठीक है। अब टुमारो सुबह सुबह आप क्या कीजिएगा, आपको तो 1900 में बेचना है, तो आप 1800 में एक शेयर खरीदिएगा ऑन स्पॉट और इसको 1900 वाले को बेच दीजिएगा, तो आपको 100 रुपए की इंट्राडे प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट सेलिंग के ये एग्जांपल्स होते हैं। तो व्हेन देयर इज अ स्पेकुलेशन द पीपल गो फॉर लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ फियर ऑफ इंक्रीज इन प्राइसिंग, व्हेन देयर इज अ फियर ऑफ इंक्रीज इन प्राइसिंग। आपको लगता है कि कल जो है मार्केट बहुत बढ़ जाएगा, कल बजट आ गया तो 40,000 का जो सेंसेक्स है 45,000 हो जाएगा, तो आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर जो है 2500 पे चला जाएगा। तो एक बंदा अगर आप 2200 पे क्या कर लीजिएगा, बाई कर लीजिएगा, तो आपको क्या होगा कि आपको 2500 नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आप 2200 देके आप रिलायंस की डिलीवरी ले लीजिएगा। उस पोजीशन को, उस एक्टिविटीज को, उस तरह के ट्रांजेक्शन को बोलते हैं जी लॉन्ग बाइंग, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन, बाइंग पोजीशन, ठीक है। तो वहां भी होता है, फ्यूचर में आप बाई कर सकते हैं। तो आप क्या होता है कि 2200 रुपया दे दीजिएगा, आपको डिलीवरी मिल जाएगी, तो आप अपना 300 रुपया बचा लीजिएगा। तो दिस ट्रांजेक्शन कैन ओनली बी हैपन इफ देयर इज अ स्पेकुलेशन। अगर आप कुछ एक अनएक्सपेक्टेड बेटिंग टाइप का सोच रहे हैं, देन ओनली यू कैन डू दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये भी एक अप्रोच है अपने आप को बचाने का, लेकिन इसमें दोनों साइड होता है, बच भी सकते हैं। ये दो धारी तलवार है, कट गया तो उसका, बच गया तो अपना। अगर इसमें लॉस हुआ बोले तो खत्म बोले सर का होने कितना लॉस होता, उसके पास शेयर नहीं रहते, अगर वो तो उसको मजबूरी में हाई प्राइस पे खरीद के देना पड़ता भाई। तो इसीलिए तो बोला दो धारी तलवार है, तुरंत कटाने का काम है सर। ठीक है। अनलाइकली हेजिंग द अटेम्प्ट टू रिड्यूस द रिस्क स्पेकुलेशन एज्यूम द स्पेसिफिक रिस्क बेटिंग द प्राइस, क्योंकि हर जगह ये वर्ड बेटिंग यूज करता है, क्योंकि ये जुए की तरह होता है, ठीक है। द प्राइस ऑफ पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट विल गो अप एंड गो डाउन। आप क्या सोच रहे हो, कल प्राइस गिरेगा तो आप शॉर्ट सेल कर दोगे, अगर आपको लगेगा प्राइस बढ़ेगा तो आप क्या कर लोगे जी, बाई कर लोगे, लॉन्ग कर लोगे अपनी पोजीशन, ठीक है। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस विद द होप ऑफ मेकिंग द क्विक एंड लार्ज गेन। आपको क्या लगता है, इमीडिएट सोच रहे हैं लार्ज गेन, ठीक है, राफेल डील में मिल जाएगा आपको। तो स्पेकुलेशन रिस्क जो होता है, स्पेकुलेशन अरेंजमेंट एक्चुअली कंपनी का रिस्क को घटाता नहीं है, बल्कि क्या कर देता है जी, बढ़ा देता है इनडायरेक्टली। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो सिंपल है, हमने आपको बता दिया कि 2-3 टाइप के शेयर्स आपको रख के अपनी एक पोर्टफोलियो बनानी है। पोर्टफोलियो में कोवेरिएंस क्या रखना है, आपको 1 रखना है, ताकि आपको मतलब वो जो होना चाहिए दोनों एक दूसरे से नेगेटिव रिलेटेड होना चाहिए, ताकि एक की प्राइस अगर बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी, तभी जाके आपके प्रॉपर पोर्टफोलियो बनेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है डिसीजन अप्रोच द इन्वॉल्व ऑफ आइडेंटिफिकेशन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इवैल्यूएटिंग द ईच इंस्ट्रूमेंट रिस्क एंड रिटर्न एंड
selecting the mix of investment that will diversify the risk in order to achieve the highest aggregate return, यानी highest average profit आप वहां से निकाल सकेंगे। that kind of combination आपको निकालना बनाना पड़ेगा, वो आपकी क्या आती है जी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पहला पार्ट। B25 तक में आपका रिस्क एंड रिटर्न है, इसको एक बार कायदे से पढ़िएगा, जहां जहां आपको समझ में नहीं आएगा पूछ लेंगे। और दूसरा, जिन्होंने 25 तक सवाल किया था, 22 तक या 32 तक सवाल किया था, उनके जो भी मसले हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और ताकि अभी आप जो है जब दोबारा एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा आपने CAPM भी यूज कर लिया, SML भी यूज कर लिया। अगर कुछ हेजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी आप देख पाएंगे, अगर कुछ रिस्क मैनेजमेंट से कोई पॉइंट्स है तो वो भी आपकी वहां पे कवर हो जाएगी। तो रिस्क एंड रिटर्न इज फिनिश फ्रॉम आवर साइड। सर एक बार SLM वापस समझा देंगे आप? देखिए सिंपल है, ये आपने कैसे करना है, ये फोटो यहाँ में ड्रॉ। देखिए ये लाइन जो है ना, ये लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सेस, इसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं स्टैटिस्टिक के लैंग्वेज में, पता है ना। हाँ सर। एक्स पे हमारा बीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बीटा, और यहाँ वाई पे हमारा रिटर्न दिया हुआ है। तो एक होता है आरएफ, आरएफ का मतलब कि रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न कहां पर, जीरो बीटा पर, जीरो बीटा पे रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, अब अगर एक है, ये एक है, तो आपने अगर इसको इससे मैच कीजिएगा, मैच कीजिएगा, ऐसे ही करके इसका टेबल बनेगा ना, तभी ना आप इसका प्रोडक्ट निकालिएगा। हाँ सर। ठीक है, अब आप बोलिएगा देखो आरएफ तो हमको आ ही रहा था, आरएफ हमको आ रहा था, आरएफ में कोई चेंजेस नहीं था, आरएफ आई वाज गेटिंग, यहां तक तो मेरे को आ रहा था। इसके ऊपर जो मेरे को आया ना, ये जैसे जैसे बीटा चेंज हुआ, ये बीटा के प्रोपोर्शंस में हमको आया, जैसे जैसे बीटा बढ़ता गया वैसे वैसे इस प्रोपोर्शंस में आपको रिटर्न आते चले गए। ठीक है, तो इस तरह से ये बीटा से रिलेटिव होता है, ये बीटा जैसे जैसे बढ़ेगा ये रिटर्न आपको आते रहेंगे। अब एग्जाम में सवाल पूछता है जी प्रीमियम क्या, तो प्रीमियम का मतलब ये जो इसके बाद का जो भी मामला मिला, यानी यहाँ तक जो भी मिल रहा था, इसके ऊपर ये यहाँ तक से यहाँ तक का जो भी आपको प्रॉफिट, यानी जो भी आपके आरएफ के ऊपर का जो हिस्सा है, जो भी आरएफ के ऊपर का जो हिस्सा है, यानी ये जो आरएफ के ऊपर का जो भी हिस्सा है वो आपके लिए क्या है जी, आपके लिए प्रीमियम है, आपके लिए प्रीमियम है। आरएफ तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आरएफ के ऊपर में जो बीटा के कारण आपको रिटर्न, आरएफ माइनस आरएम और बीटा के कारण जो आपको रिटर्न बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज योर प्रीमियम। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ आपको दो ही सवाल आते हैं निकालने सिक्योरिटी लाइन से। पहला सवाल तो ये आता है जी कि अगर बीटा 1 है तो के ही निकाल के दिखाइए, तो आप उसको सीधे मार्क करके ऐसे कीजिएगा और बोलिएगा जी 15%, हो गया बात खत्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्दर मल्टीप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें से इसका माइनस प्लस ये, हो गया बात खत्म। यानी इसको करने का अगर नहीं भी जरूरत है तो टोटल अगर 15 पे फिक्स है तो आप 15 बता दीजिएगा, नहीं तो आप दो तरीका करेंगे, 8 निकालेंगे और फिर 15 माइनस 8 ऐसे कीजिएगा और फिर मल्टीप्लाई बाई 1 कीजिएगा, यानी कि आप पूरा CAPM का फार्मूला लिख के कीजिएगा। तो CAPM का फार्मूला क्या बोलता है जी, 8 तो आपको लिखना ही है, प्लस 15 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इतना कैलकुलेशन नहीं भी करते, क्योंकि इस सब के कैलकुलेशन में हमको आ कितना रहा, यहाँ 7 आ रहा है और पहले का 8 है, तो 7 8 15। ये फार्मूला अगर नहीं भी कीते, अगर प्लस माइनस नहीं भी करते, तो हम सीधे बोलते हैं कि ये जो हमारा, ये जो ऊपर का जो टॉप पॉइंट है, जहाँ पे हम चीजें जो है हमारी, ये जो हमारा टॉप पॉइंट है, यही हमारे लिए KE है, यानी रिटर्न फ्रॉम द शेयर्स है 1 पे। और जैसे जैसे बेटा बढ़ेगा वैसे वैसे आपके रिटर्न बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और जनरल सिनेरियो में
कोई भी स्टॉक का जो बीटा होता है वो 1 होता है, बाकी के लिए उसको एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा जी साहब इसका बीटा 1 नहीं है, 1 से ज्यादा या 1 से कम है। ठीक है, एग्जाम के जो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं उसमें आपको बीटा के ऊपर हैं कि बीटा 1 के ऊपर हुआ तो क्या हुआ, 1 के नीचे हुआ तो क्या हुआ, बराबर हुआ तो क्या हुआ, ये आते हैं, और नहीं तो सिंपल कैलकुलेशन RF प्लस RF माइनस बीटा वाले सवाल आते हैं आपको एग्जाम पे। तो एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। ठीक हाँ है, सर, मतलब वो आपने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें 2-3 ग्राफ से ही थे SLM के क्वेश्चंस, तो उसी में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था मुझे। हाँ अभी क्लियर रहेगा ना, अब आप जब दोबारा खोल के हाँ सर। देखेंगे तो। ठीक है, हाँ। अब आगे में हमारा जो टारगेट है वो है जी फाइनेंसिंग, जो है पूरी की पूरी थ्योरी है, पूरी की पूरी थ्योरी है। ठीक है, इसमें कुछ माथा नहीं मारना है, इस पे 1 या 2 सिर्फ न्यूमेरिकल्स है, बाकी कंप्लीट थ्योरी है। ठीक है, लेकिन आगे में जो है वो काफी प्रैक्टिकल है, और ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, कम से कम 8-10 क्लास लेगा, बट परेशान नहीं होने का, पीछे पीछे अपना भी सॉल्यूशन कर लेने का, ताकि आप जो है जब हम लोग सेशन कंप्लीट करें तब हमारा बी भी आपके पर्ट से खत्म हो जाए। बॉन्ड वैल्यूएशन ये वैल्यूएशंस तो ठीक है, वैल्यूएशन में ज्यादा कोई मसले नहीं है, डिविडेंड डिस्काउंट मतलब, तो ये आपका वो है ना जी, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मामला नहीं है ना, बॉन्ड ड्यूरेशन ये सब तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है। बॉन्ड ड्यूरेशन, क्या बोलते हैं आपका, इक्विटी, अच्छा शेयर वैल्यूएशन, नहीं मतलब ये उसी टॉपिक के अंदर में सारे हैं क्या, टॉपिक बी पे ही है? टॉपिक पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सारे के सारे हैं, CAPM, डेरिवेटिव, सारे CAPM उसमें नहीं थे ना, CAPM रिस्क रिटर्न में थे। रिटर्न में भी है, लेकिन कैश तो लॉन्ग टर्म में ही हो जाएगा। अरे बाबू वैसे तो पूरा चैप्टर ही लॉन्ग टर्म मान, ठीक है, बट कोई ऐसा वो नहीं है, आसान है, हो जाएंगे इसमें। सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपको बॉन्ड वैल्यूएशन और स्टॉक स्टॉक का वैल्यूएशन और डेरिवेटिव, इतना खत्म हो जाएगा। डेरिवेटिव्स थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ, हाँ क्योंकि बहुत सारे लोग को यही नहीं पता होता है कि कब कॉल करना है, कब बाई करना है, कब सेल करना है, कब ये, तो वो थोड़ा सा है ट्रिकी पार्ट, बट ज्यादा नहीं है, वही एक है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो एकदम बच्चा वाला सब चीज है, क्लास 2-3 के बच्चे को अभी आता है। फिर ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, इसमें कुछ थोड़ी बहुत सवाल है। वो सेक्शन ए से रिलेटेड है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हाँ प्योर ए नहीं है, बट थोड़ा सा ए से रिलेटेड है। डिविडेंड पॉलिसी है, डिविडेंड पॉलिसी भी ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें भी 1-2 न्यूमेरिकल्स आते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर आप सेक्शन बी मान के चलिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वैरायटी है ना भाई, सबसे सभी चीज इसी में घुसेड़ के रखा है, कर लो जाओ। कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस का प्रचार देख लिया। इतने टॉपिक तो पूरे बुक में भी नहीं होंगे। बुक का कभी कभी वेटेज इसको कम दिया हुआ है, जितना इसमें पढ़ना है उसके हिसाब से इसकी वेटेज कम है। मेरे हिसाब से तो 50% दे देना था, क्योंकि पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। फिर बंदा मतलब जो अभी 30-40% रिजल्ट आ रहा है वो फिर 10 पे आ जाता है, क्योंकि बंदा फेल भी इसी में होता है। एक दिन ऐसे ही पेज पलटाते गया, 350 पेज निकले, मैं छोड़ दिया, नहीं जाना, मेरे कितने पेजेस पढ़ लेते। नहीं वो तो मैं देख रहा था कि कहाँ कहाँ पे न्यूमेरिकल्स है। मेरी पढ़ाई करने से पहले मैं पेजेस गिन लेता, कितने पेजेस है, अच्छे कम रहे तो, लेकिन ज्यादा रहा तो छोड़ दो। और डिवाइड बाई 5, 1 घंटा में 5, तो बताओ कितने घंटा में कंप्लीट करना है। हाँ चलो गुड है।
समझे? तो सबसे जरूरी स्नेहल भाई, हाँ सर। अभी जो ड्यू सवाल आपके थे, एक हाँ, एक चक्कर लगा लीजिएगा तो हो जाएगा। रोशन वापिस भाई, पूरा सब हाँ क्या बोल रहे हैं? सॉरी सॉरी सॉरी। वापिस पूरा रिवीजन करता हूँ सर मैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। और एक वो आपने एकदम बालाए ताख कर दिया। बालाए ताख का मतलब होता है सुपुर्दे ताख, यानी आपने उसको अलमारी में रख दिया। कौन सा सर? यानी इसका जो सेक्शन ए है, हाँ हाँ हाँ। तो उसको आपने सुपुर्दे अलमारी कर दिया ना, तो उसको निकालिएगा। नहीं अभी अभी करूंगा सर। हाँ, उसको निकालिएगा, उसके यस सारे। हाँ, वैसे भी आज अभी वही करना है सर। सरस्वती पूजा का आज दिन है, तो माँ टीका एकदम स्टार्ट कर दीजिएगा आज ही। हाँ सर, हाँ 2-3 दिन में हो जाएगा, ताकि आपके पास क्या होगा, पहले ही आप चीजों को रिवाइज कर लेंगे, तो थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई कुछ चीजें कर रहा हूँ तो मेरे को समझ आ रही है। यस यस। क्योंकि ठीक है। ये सेकंड वाले में तो मस्त अच्छा सारा पता चल जाएगा सर, सिर्फ वो CPRM वाले में ही अटका। और नहीं ठीक फर्स्ट तो है। मेरा वो दोनों था, इसके लिए वो रह गया, लेकिन अभी वो रिवाइज में स्टार्ट कर दूंगा सर, क्योंकि एक दिन मेरे पास पूरा बचता है 6 घंटा। नहीं, आराम से आपने कर लेने, कोई मसला नहीं है। बस यही है कि काम को पेंडिंग नहीं करने का, नहीं तो फिर वो नहीं, क्या सही होता है। बात है सर। ठीक है। अनस भाई कैसे हैं जी? ठीक ठाक है मिराज भाई। तो ठीक ठाक